अब सेकंड नंबर बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको हिंदी में बोलते हैं सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, इसको बोलते हैं सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब ये काम क्या करता है, ये क्या करता है, ये एक सीजर की तरह, ये क्या करता है, एक सीजर की तरह क्या करता है, वर्क करता है, यानी कैंची की तरह। ठीक है, सीजर की तरह। और ये सीजर काटती क्या है, ये डीएनए को काटती है, यानी न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, या फिर न्यूक्लियोटाइड्स को काटती है। ओके, तो ये क्या करती है, ये डीएनए को काटती है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, देखो अब ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करता है, विकल डीएनए, एक तो विकल डीएनए यानी वाहक डीएनए, और दूसरा आता है कौन सा, डिजायर्ड डीएनए। ठीक है, डिजायर्ड डीएनए कौन सा होता है, वांछित डीएनए। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों में ये फर्क करेगी। ठीक है, यानी इनको क्या करेगी, इनको एक पर्टिकुलर जो पहले से वहाँ से काटेगी इनको। ठीक है, यानी एक निश्चित स्थान से क्या करेगी, कट करेगी। ठीक है, जो डीएनए है इसको एक निश्चित स्थान से क्या करेगी, कट करेगी। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं आणविक कैंची। ठीक है, आणविक कैंची के नाम से भी इसको क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जो एंडोन्यूक्लियस है वो कटिंग के काम आएगा। ठीक है, वो किसके काम आएगा, कटिंग के काम आएगा। अब ये तो बात होगी जो इसमें दोनों चीज़ें हैं, प्लाज्मिड दूसरी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब एक छोटी सी बात करेंगे, जो बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड था, यानी बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड था वो किसने दिया था, वो किया था कॉल एर्की ने। ठीक है, कॉल एर्की या एरेकी, ठीक है, इसने दिया था। तो इसे क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात आती है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसका फादर कौन है, ये है पॉल बर्ग, या फिर यूएल, पॉल। ठीक है, पॉल बर्ग, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन है, पॉल बर्ग। ओके, तो इसमें क्या है कि इसने क्या किया था, जो SV40 वायरस है उसको किसके साथ जोड़ा था, उसको टीफाज के साथ जोड़ा था, टीफाज। ठीक है, SV40 वायरस का जीन निकाला था इसने, और जीन निकाल के क्या किया था, उसको यानी इसके साथ वाहक के साथ जोड़ दिया था, वाहक यानी विकल डीएनए के साथ जोड़ दिया, विकल के साथ जोड़ दिया, तो क्या बनाया था, इसे होस्ट सेल में एंटर करवा दिया, और कौन थी होस्ट सेल, वो थी इकोलाई। ठीक है, इकोलाई जो थी होस्ट सेल थी, इकोलाई। और ये क्या थी, ये एक परपोषी कोशिका है जिसमें इसने एंटर करवा के इसकी कॉपी बनाई थी। तो इसे क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज़ अपने देखेंगे, देखो जो मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग है, वो सबसे बेटर ब्रांच है। वो क्या है, वो सबसे बेटर ब्रांच है किसकी, बायोटेक्नोलॉजी की सबसे बेटर ब्रांच है क्या, मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, सबसे बेटर ब्रांच है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है उसमें क्या करते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें क्या करते हैं, जो जीन है, जीन की मैनिपुलेशन करते हैं,
जीन की क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, यानी जीन की हेर फेर करते हैं। ठीक है, जीन की हेर फेर करते हैं। जैसे मान लो किसी के कोई रोग है, ठीक है, तो उस रोग की एंटीबायोटिक बनानी है, ठीक है, एंटीबायोटिक बनानी है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग वो कर सकती है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है तो जो है 64 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, सॉरी 64 कोड्स होते हैं, 64 कोड्स होते हैं और 20 अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, 3 कोड क्या होते हैं, स्टॉप कोड होते हैं। तो कितने बचे, 61, यानी 61 कोड्स क्या करते हैं, 20 अमाइनो एसिड की कोडिंग करते हैं। ठीक है, अब ये जो 20 अमाइनो एसिड हैं, ये 20 अमाइनो एसिड क्या करेंगे, ये जुड़ के क्या बनाएंगे आपस में, जो इनके पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, वो पेप्टाइड बॉन्ड बना क्या करवाएंगे, ये प्रोटीन बनाएंगे। ये क्या करेंगे, ये प्रोटीन बनाएंगे। अब वो प्रोटीन एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनी है। ठीक है, जैसे मान लो कोई अमाइनो एसिड है वो क्रिएटिन बना रहा है जो बालों के लिए बना है। ठीक है, कोई अमाइनो एसिड क्या कर रहा है, एक वो प्रोटीन बना रहा है जो इंसुलिन बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके क्या है कि अलग अलग अमाइनो एसिड की जो चेन्स हैं वो क्या करती है, वो अलग अलग प्रोटीन बनाती हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये प्रोटीन बनाने के लिए, यानी अगर कोई प्रोटीन बॉडी के अंदर नहीं बन रहा तो उस प्रोटीन को बॉडी के बाहर बना के और क्या करते हैं, इंजेक्ट करवा देते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो, वहाँ पर प्रोटीन भी सूटेबल हो। तो पहले क्या था कि जैसे मान लो इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन जो हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन क्या क्या काम करता है, ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, शुगर लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अब ये इंसुलिन हार्मोन अगर किसी में डिक्रीज हो जाए, यानी कम हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ पर जो शुगर लेवल है वो क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। शुगर लेवल अप हो जाएगा, तो अप हो जाने के कारण क्या होगी, जैसे इंसान को मोटापा बढ़ेगा, भूख ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे शुगर लेवल के कारण है। तो क्या है कि यहाँ पर इंसुलिन जो, जैसे पुराने ज़माने में की बात करें तो क्या करते थे, यहाँ पर इंसुलिन का एक तोड़ निकाला था जिसमें क्या किया था, जो एनिमल्स हैं, एनिमल से क्या निकालते थे, इंसुलिन निकालते थे। एनिमल से क्या निकालते थे, इंसुलिन निकालते थे। अब ये इंसुलिन क्या करते थे, ह्यूमन बॉडी में क्या करते हैं, इंजेक्ट करवाते थे। अब कुछ को तो ये सूट कर गया, लेकिन कुछ को क्या हुई, एलर्जी, उसको क्या हुई, एलर्जी हुई। ठीक है, अब इस चीज़ की एलर्जी हुई, एलर्जी होने के कारण क्या हुआ, एलर्जी होने के कारण क्या हुआ, वो इंसुलिन नहीं ले सकते। तो क्या किया कि यहाँ पर किसी होस्ट सेल से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक सीक्वेंस निकाला डीएनए का, जीन का। इस जीन के सीक्वेंस की कोडिंग क्या थी, यानी ये क्या कर सकता था, इंसुलिन बना सकता था। ठीक है, ये जीन क्या कर सकता था, इंसुलिन बनाने के लिए इसमें वो कोड्स थे। ठीक है, वो पर्टिकुलर कोड्स थे। अब इस जीन को किस में इंजेक्ट करवाया, इस जीन को एक प्लाज्मिड के साथ अटैच करवा के और उसको एक किसी होस्ट सेल में क्या करा, इंजेक्ट करवा दिया। अब इस होस्ट सेल को क्या कर रहे हैं, कल्चर करेंगे, और कल्चर करने के बाद में यहाँ पर जितने भी कॉपीज़ बनेगी उनको क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद में उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, और प्यूरिफिकेशन करने के बाद में यहाँ पर एक अपने को प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है, और वो प्रोडक्ट क्या, इंसुलिन होता है। ठीक है, और इस इंसुलिन को फिर से ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करवा सकते हैं। तो ये असल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी हुआ। तो यहाँ पर जीन में जो क्या है, जीन में मैनिपुलेशन करके एक नई चीज़ बना दी। ठीक है, जो किसी दूसरे से नहीं लेनी पड़ेगी। ओके, तो अब हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें होता क्या है, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो प्रथम, जो फर्स्ट RDNA, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको RDNA, ठीक है, RDNA बोलते हैं इसको, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। ठीक है, या हिंदी में इसको पुनर्योगज, ठीक है, पुनर्योगज, इसको क्या बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए बोलते हैं। अब ये जो पुनर्योगज डीएनए है, ये क्या करता है, ये डिज़ायर्ड डीएनए या टारगेट डीएनए जो है, डिज़ायर्ड डीएनए के साथ ये अपने आप को किसको जोड़ता है, ये वीकल डीएनए को जोड़ता है, और अब ये जो वीकल डीएनए है, ये क्या बनाएंगे, ये दोनों साथ में मिलकर क्या बनाएंगे, ये RDNA बनाएंगे। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, ये RDNA बनाएंगे। अब ये जो RDNA है, ये सबसे पहले किसने बनाया था, 1972 में दो साइंटिस्ट थे,
स्टेनले कोहेन, और इसका साथी क्या था, हर्बर्ट बोयर। अब स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने सबसे पहले बनाया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने साल्मोनेला जो टाइफी है, साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से क्या किया था, इन्होंने एक प्लाज्मिड निकाला था। साल्मोनेला टाइफी से एक प्लाज्मिड निकाला, और उस प्लाज्मिड में क्या किया, इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को क्या किया, एंटर करवाया। तो इन्होंने इस प्लाज्मिड में क्या किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो जीन है उसको क्या करवाया, इन्होंने एंटर करवाया। ठीक है, और एंटर करवा के क्या बनाया इन्होंने आरडीएनए बनाया। ठीक है, ये चीज़ एंटर करवा के इन्होंने आरडीएनए को बनाया। यानी यहाँ पर जो ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में क्या किया इन्होंने, ये डीएनए जोड़ दिया। ठीक है, प्लाज्मिड में डीएनए जोड़ दिया, और इसको क्या किया, पुनः वापस होस्ट सेल में एंटर करवाया। एंटर करवा के क्या बनाया, आरडीएनए। ठीक है, क्या करवाया, एंटर करवा के इन्होंने क्या बना दिया, आरडीएनए बना दिया। तो ये सबसे पहला काम हुआ था 1972 में। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो क्या है, ये ही सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है आरडीएनए को बनाने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। ठीक है, यानी आरडीएनए का निर्माण कैसे होता है, तो आज हम साथ में करेंगे आरडीएनए का निर्माण। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि मैं आपको पहले कुछ थ्योरी बता देता हूँ, पहले थ्योरी। ठीक है, इसमें देखो, इसमें एक तो होता है डिजायर्ड डीएनए, वो डिजायर्ड डीएनए कोई भी हो सकता है। ठीक है, डिजायर्ड डीएनए भी बोलते हैं इसको टारगेट डीएनए भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर एक डिजायर्ड डीएनए प्राप्त कर लिया जाता है। अब क्या करते हैं, अब इसके लिए इसको जोड़ना है तो उसके लिए एक अच्छा प्लाज्मिड भी चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक अच्छे प्लाज्मिड, ठीक है, एक अच्छे प्लाज्मिड या फिर वेक्टर को लिया जाता है। ठीक है, दोनों बात समझ में आ गई। डिजायर्ड डीएनए लिया सबसे पहले, और दूसरा प्लाज्मिड लिया। अब क्या करेंगे, थर्ड इसमें क्या स्टेप होता है, जो एंडोन्यूक्लियेज है एंजाइम, ये एंडोन्यूक्लियेज क्या करता है, इसमें जो टारगेट डीएनए है और दूसरा व्हीकल डीएनए, इनको क्या करता है, एक पर्टिकुलर पैलेस से इनको क्या करता है, यानी एक निश्चित स्थान से इनको क्या करता है, कट करता है। यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है वो क्या है, मोलिकुलर सीजर है। ठीक है, तो क्या है, ये इसको काटता है। अब टारगेट डीएनए और व्हीकल डीएनए दोनों की कटिंग हो चुकी है। ठीक है, अब ये क्या काम करता है, साथ में एंडोन्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, ये दोनों तरफ स्टिकी एंड्स देता है। जैसे मान लो ये यहाँ से ये डीएनए को काट रहा है, ये इतना टुकड़ा काट रहा है, तो इस डीएनए में ये जो दोनों सिरे हैं, ये क्या है, ये थोड़े स्टिकी रह जाते हैं। ठीक है, ये स्टिकी एंड्स रह जाते हैं ताकि ये क्या है, अच्छे से चिपक जाए, यानी बॉन्डिंग हो सके। और दोनों के दोनों क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे मान लो ये स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड में छेद होते हैं 3। ठीक है, अब अगर आप प्लग वाला ही सिरा यूज़ करोगे तो ही आप इसमें एंटर करवा पाओगे। अगर इसके जैसा सेम सिरा होगा तो आप क्या हो, एंटर नहीं करवा पाओगे। वैसे क्या है, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है, दोनों तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री सिरे को छोड़ रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, अब जो डिजायर्ड डीएनए है उसको व्हीकल डीएनए के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, व्हीकल डीएनए के साथ क्या करेगा, जोड़ेगा। अब इनको जोड़ने से अपने को क्या मिलेगा, अपने को रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त होगा। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करते हैं, इसको उपचारित करते हैं। ठीक है, उपचारित करने के बाद में क्या करते हैं, इसको आरडीएनए को दोबारा होस्ट सेल में एंटर करवा देंगे। और होस्ट सेल में एंटर करवाने के बाद में ये क्या करेगा, ये कॉपीज़ बनाएगा इसकी। ठीक है, होस्ट सेल में एंटर करवाने के बाद में क्या करेगा, कॉपीज़ बनाएगा। ठीक है, और ये कॉपीज़ असल में क्या होती है, ये कॉपीज़ ही होती है जीन क्लोनिंग। ठीक है, यानी ये कॉपी बनाना क्या है, ये क्या है, ये जीन क्लोनिंग है। ठीक है, ये क्या है, ये जीन क्लोनिंग है। अगर इसी को मैं आपको थोड़ा सा किससे डायग्रामेटिकली समझाऊँ, देखिए
अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये डोनर सेल है, ठीक है। डोनर सेल, इसमें क्या प्रेजेंट है, फॉरेन डीएनए या फिर डिजायर डीएनए, और इधर एक बैक्टीरियल सेल है जिसमें क्या, जिससे क्या लिया है, वेक्टर डीएनए यानी प्लाज्मिड को हमने सिलेक्ट किया है। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो दोनों को काट रहा है, यानी वीकल डीएनए और डिजायर डीएनए, दोनों डीएनए को ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है। और दोनों डीएनए को कट करने के बाद में इनके जो सिरे जुड़ेंगे, यानी यहाँ पर जो दूसरा सिरा आएगा, इस दूसरे सिरे को यहाँ से जोड़ने के लिए कौन सा काम आएगा, यहाँ पर लाइगेज एंजाइम काम आएगा। लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड को जोड़ेगा। अब यहाँ पर प्लाज्मिड की फॉर्मेशन होगी, कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। अब इस डीएनए को किसमें, ई कोलाई यानी बैक्टीरियल सेल में क्या करेंगे, दोबारा से एंटर करवा देंगे, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में एंटर करवाने के बाद में ये क्या करेगा, अपनी क्लोनिंग करेगा। क्लोनिंग करने से क्या होगा, ये देखो ये यहाँ पर काफ़ी सारे बन चुके हैं। क्लोनिंग करने के बाद में क्या होगा, क्लोन्स ऑफ इंजीनियर्ड बैक्टीरिया इन ए मीडियम, यानी एक पेट्री प्लेट है, उस पेट्री प्लेट में ये बैक्टीरिया पड़े हुए हैं और ये इस मीडियम में क्या है, अपनी क्लोनिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या मिला है, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट मिल चुका है। रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन करने के बाद में यहाँ पर जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। वो प्रोडक्ट हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहाँ पर क्या है, दोबारा से देख लो, यहाँ पर ये प्लाज्मिड मिलता है, ठीक है। इधर क्या है, इधर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे कैंची की तरह बिहेवियर कर रहा है, मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है। ये दोनों तरफ से कटिंग कर रहा है, लाइगेज से जोड़ रहा है और दोबारा क्या कर रहा है, इसको सेल में एंटर करवाते हैं। एंटर करवाने के बाद में अपनी कॉपी करेगा, कॉपी करने के बाद में ये यहाँ पर नए क्लोन्स बनाएगा, जो जीन क्लोनिंग होती है। और ये क्या करेगा, लगातार क्लोनिंग करने के बाद में यहाँ पर इसका सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन करते हैं। ये सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन लगभग जेली इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह जो भी विधि है, मेथड है, उनसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट प्रोडक्ट बना देते हैं। तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, ओके।